आज हमारा टॉपिक है वो है कि सेंट्रल बैंक एज अ कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई किस तरह से ऑपरेट करता है या व्हाट आर द पावर्स दैट आर एसोसिएटेड विद द सेंट्रल बैंक दैट इज आरबीआई इन कंट्रोलिंग द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी और इन कंट्रोलिंग द क्रेडिट क्रिएशन एबिलिटी ऑफ द कमर्शियल बैंक्स। सो ये हमने समझना है। नाउ जो आरबीआई है वो कंट्रोलर है मनी सप्लाई का। इसको ऐसे समझो, आरबीआई सप्लायर है मनी सप्लाई का और जो सप्लायर होता है उसी के पास पावर होती है सप्लाई को कंट्रोल करने की। सप्लायर कभी भी सप्लाई को बढ़ा सकता है या सप्लायर कभी भी सप्लाई को कम कर सकता है। तो सिमिलरली इन दिस कॉन्टेक्स्ट आरबीआई एज अ सप्लायर ऑफ मनी हैज द एबिलिटी और इट हैज द पावर to regulate or to control the money supply in the economy and the credit creation ability of the commercial banks। इसको पढ़ते हैं। The central bank undertakes various measures to control the supply of money in the economy. These measures relate to credit creation capacity of the commercial banks, which is why the monetary policy of the central bank is often called the credit control policy। क्या बोला कि जो आरबीआई है उसके पास कुछ मेथड्स हैं, कुछ तरीके हैं, कुछ मेजर्स हैं जिसके थ्रू वो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ कमर्शियल बैंक्स को कंट्रोल कर सकता है। और वो कंट्रोल करता किसके द्वारा है? अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू करता है। किसके थ्रू करता है? अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू। एंड द मेन मोटिव ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी इज टू कंट्रोल द क्रेडिट क्रिएशन ऑफ द कमर्शियल बैंक्स, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी। तो हमको दो बातें समझ आई कि एक कमर्शियल बैंक्स की जो क्रेडिट क्रिएशन एबिलिटी है या कैपेसिटी टू क्रिएट क्रेडिट मनी है उसको कंट्रोल करने की पावर आरबीआई के पास है। एंड वो पावर आरबीआई किस तरह से यूज करता है? बाय मेकिंग इट्स मॉनेटरी पॉलिसी। क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी भी उसको इसलिए बोलते हैं बिकॉज द पॉलिसी इज केटरिंग टू द कंट्रोलिंग द कैपेसिटी ऑफ कमर्शियल बैंक्स टू क्रिएट क्रेडिट। अब ये सब कुछ आरबीआई किसके थ्रू करेगा? अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू करेगा। ठीक है। सो हमारे को पता चला जो मॉनेटरी पॉलिसी है कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक की, वो पॉलिसी में दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी है ऑफ आरबीआई उसके दो हिस्से हैं। वन इज द क्वांटिटेटिव मेजर, the other is qualitative measures। ठीक है। एक शब्द है क्वांटिटेटिव और एक है क्वालिटेटिव। सो इसको ऐसे समझो, जब पूरे देश में दैट मीन्स एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी और कंट्री, पूरे देश में जब आरबीआई चाहता है कि जो मनी सप्लाई है उसको कंट्रोल किया जाए, एंड कंट्रोल मींस आइदर द आरबीआई विल इंक्रीज द मनी सप्लाई और इट विल डिक्रीज द मनी सप्लाई। सो कभी भी जब आरबीआई को पूरे देश की मनी सप्लाई को अफेक्ट करना है, कंट्रोल करना है, बढ़ाना है या घटाना है, तब जो वो तरीके अपनाएगा उनको हम क्या बोलते हैं? क्वांटिटेटिव। दैट मीन्स ये सीधा सीधा अफेक्ट करेगी ऑन द क्वांटिटी और the volume of credit, volume of money supply और credit in the economy। तो जब हम क्वांटिटी, कितना पैसा है देश में या कितना पैसा उधार देने की क्षमता है कमर्शियल बैंक्स की, जब हम उसको रेगुलेट करना चाहते हैं, उस कैपेसिटी को, उस एबिलिटी को, उस मनी सप्लाई को बढ़ाना या घटाना चाहते हैं, तो आरबीआई जो मेथड्स या मेजर्स यूज करेगा उसको हम बोलेंगे क्वांटिटेटिव, बिकॉज दे अफेक्ट डायरेक्टली अफेक्ट द क्वांटिटी और द वॉल्यूम ऑफ द क्रेडिट और मनी सप्लाई। जो क्वालिटेटिव मेजर्स होते हैं, क्वालिटेटिव, ये बेसिकली क्वालिटी ऑफ क्रेडिट या ये बेसिकली डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट को अफेक्ट करते हैं, डायरेक्शन ऑफ मनी सप्लाई और क्रेडिट को रेगुलेट करते हैं। दैट मीन्स जब किस क्षेत्र में, किसी एरिया ऑफ स्पेसिफिक कंसर्न में आरबीआई को लगता है कि यहां पर इस एरिया में हमको क्रेडिट को बढ़ाना है या घटाना है, तो जो वो मेजर्स अपनाएगा सिलेक्टिव कंट्रोल के, उसको हम बोलेंगे क्वालिटेटिव। दैट मीन्स ये क्वालिटी या डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट को अफेक्ट करता है। ठीक है। सो अनलाइक क्वांटिटेटिव,
क्वालिटेटिव थोड़े डायरेक्शनल मेजर्स हैं, या आप ये कह सकते हो सेक्टोरल मेजर्स हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं, आरबीआई को लगता है कि आज की सिचुएशन ऐसी है, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि द रियल एस्टेट सेक्टर इज नॉट परफॉर्मिंग वेल, और द रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर एक ऐसी प्रॉब्लम है जहां पर लोग जब घर लेना चाहते हैं तो उनको उधार नहीं मिलता, लोन नहीं मिलता, या जो बिल्डर है जब उसको कंस्ट्रक्शन करनी होती है पूरी अपनी सोसाइटी की या अपने बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट्स जब करने होते हैं तो उसको इजी दामों पे, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्रेडिट नहीं मिलता। सो दैट इज द रीजन कि जो रियल एस्टेट सेक्टर है वो सबड्यूड डिमांड या सबड्यूड सप्लाई पे चल रहा है। एंड आरबीआई को लगता है कि अगर हम किसी ना किसी तरीके से एक होम बायर को इजी क्रेडिट दे सकें, एक बिल्डर को इजी एंड सफिशिएंट क्रेडिट दे सकें, लोन दे सकें, तो जो ये प्रॉब्लम है ना रियल एस्टेट सेक्टर की, इसको ठीक किया जा सकता है। सो इन दैट सिचुएशन आरबीआई कुछ ऐसे मेजर्स लेके आएगा जहां पर सिर्फ वो रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर फोकस कर रहा होगा। इसको बोलते हैं क्वालिटेटिव मेजर, दैट मींस सेक्टोरल मेजर्स या डायरेक्शनल फोकस वाले जो मेजर्स होंगे टू अफेक्ट द क्रेडिट सप्लाई एंड द मनी सप्लाई, उसको हम बोलते हैं क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। ठीक है, थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी जिसके दो पार्ट्स, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेजर्स। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव मेजर्स रिलेट टू द ओवरऑल क्वांटिटी ऑफ द मनी और अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी। द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इज रिड्यूस्ड when there is inflationary pressure in the economy and it is increased when there is a slowdown। सिंपल सी, अभी आपको ये बात नहीं समझ आएगी कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर और डिफ्लेशनरी ट्रेंड्स क्या होते हैं। हम सिंपल सी एक बात कर रहे हैं कि आरबीआई कभी भी मनी सप्लाई या क्रेडिट क्रिएशन एबिलिटी ऑफ कमर्शियल बैंक्स को कंट्रोल करता है, और कंट्रोल करने से मतलब ये है कि या तो उसको वो रिड्यूस करेगा या उसको वो इंक्रीज करेगा। किस चीज को रिड्यूस करेगा और किसको इंक्रीज करेगा? मनी सप्लाई को, जो देश में पैसा है या देश में जो लोन दे रहे हैं कमर्शियल बैंक्स, वो कम करना है कि उसको बढ़ाना है, ये होता है क्वांटिटेटिव मेजर, और ये आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में देता है। ठीक है, अब द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट और द इफेक्टिव क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, पहला ऐसा टूल जो आरबीआई के पास है एज अ पार्ट ऑफ अ क्वांटिटेटिव मेजर, उसको हम बोलते हैं बैंक रेट। हमने पढ़ा हुआ है बैंक रेट क्या होता है। बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट वो रेट है जिस रेट पे आरबीआई कमर्शियल बैंक को लॉन्गर पीरियड ऑफ टर्म के लिए, 1 साल से ज्यादा अवधि के लिए लोन प्रोवाइड करता है। तो जब भी आरबीआई किसी भी बैंक को, लेट्स से एचडीएफसी को लोन देता है, तो एचडीएफसी इंटरेस्ट पे करेगा, है ना। अगर आरबीआई लोन प्रोवाइड करेगा एचडीएफसी को, तो एचडीएफसी विल पे द इंटरेस्ट बैक टू आरबीआई ऑन दिस लोन टेकन। अब किस रेट पे इंटरेस्ट पे किया जाएगा, उस रेट को हम क्या बोलते हैं? बैंक रेट। जिस रेट पे इंटरेस्ट पे किया जाएगा उसको हम बोलते हैं बैंक रेट, provided this loan is for a longer period of time and it is not against the pledge of any government security। इसके अगेंस्ट कोई हमने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नहीं दी है, तो बैंक रेट का इस्तेमाल किया जाता है। The bank rate is the rate at which the central bank gives credit, credit means loan, to the commercial banks। The increase or decrease in this bank rate is often followed by increase or decrease in the market rate of interest। ये बात समझना। अब let us say the bank rate is 8% per annum। इसका मतलब अगर आरबीआई से हम लोन, एचडीएफसी लोन लेगा, तो उस लोन के ऊपर पूरे साल के बाद आरबीआई को एचडीएफसी कितना इंटरेस्ट पे करेगा? 8% पर एनम पे करेगा। ठीक है, अब ये जो लोन लिया है एचडीएफसी ने, ये एचडीएफसी आगे किसी को तो लोन देगा ना, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रेडिट या लोन गिवन।
अब जिसको भी लोन देगा, जैसे कि अगर मैंने घर लेना है तो मैं एचडीएफसी के पास गया, मैंने उसको बोला मुझे लोन दे दो, है ना। मैंने कार खरीदनी है, मैं एचडीएफसी के पास गया, मैंने कहा मुझे कार के लिए पैसे दे दो, लोन दे दो। सो या मैं अपने बिजनेस के लिए लोन लेने गया। इन एनी सिचुएशन एचडीएफसी क्या मुझे 8% पर एनम से नीचे इंटरेस्ट रेट पे लोन देगा? क्यों देगा? जब एचडीएफसी को ही 8% पर एनम की कॉस्ट, ये क्या बना एचडीएफसी के लिए कॉस्ट। एचडीएफसी के लिए जब एक लोन का पैसा 8% की रेट पे कॉस्ट कर रहा है, तो वो मुझे 8% से नीचे का तो लोन देगा नहीं। एंड लेट अस से एचडीएफसी जो अपना स्प्रेड रखता है, हमने बात की थी स्प्रेड की, वो 2% पर एनम है। इसका मतलब जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो मुझे लोन देगा वो कितना होगा? 8 + 2%, दैट इज 10% पर एनम। ठीक है, अगर 8% पे एचडीएफसी को लोन मिलता है और वो 2% कमाना चाहता है, तो वो मुझे कितने पे इंटरेस्ट देगा, कितने इंटरेस्ट पे लोन देगा? 10% के हिसाब से देगा। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज बैंक रेट, अगर ये बैंक रेट जो पहले 8% था इसको बढ़ा दिया जाए, अगर आरबीआई इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज कर देती है, लेट्स से इसको 9% कर देती है, तो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, जो पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% था, वो बढ़ जाएगा ना, वो 11% हो जाएगा। बिकॉज यहां पर अगर हमने 2% रखा था तो यहां भी हम 2% का स्प्रेड रखेंगे। दैट मीन्स अगर बैंक रेट इंक्रीज हो जाता है तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कस्टमर लोन लेता है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एंड इफ आई से दिस बैंक रेट रिड्यूसेस टू 7%, अगर हम बैंक रेट को 1% कम कर दें तो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले 10% था वो कम होके 9% पे आ जाएगा, राइट। सो अगर बैंक रेट बढ़ता है, द एक्चुअल इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द लोन टेकन बाय द कस्टमर इंक्रीज करता है, और अगर बैंक रेट कम हो जाता है तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे देना पड़ेगा एज ए कस्टमर टू द बैंक वो भी कम हो जाएगा। यही लिखा है यहां पर, फिर से पढ़ो इसको। The increase or decrease in the bank rate is followed by increase or decrease in the market rate of interest, या rate of interest जो customer पे करता है। By raising the bank rate, the RBI raises the cost of borrowing of the bank। तो जैसे ही rate of interest यानी कि बैंक रेट इंक्रीज करता है तो जो बैंक के लिए लोन लेने का दर है वो बढ़ जाता है ना, इसलिए बैंक के लिए वो लोन महंगा हो जाता है, और क्योंकि बैंक के लिए वो लोन महंगा आ रहा है तो वो आगे कस्टमर को भी महंगे रेट पे लोन देता है। एंड अगर इसका रिवर्स कर दें, अगर बैंक रेट को कम कर दें तो जो लोन एचडीएफसी को आरबीआई से मिल रहा है वो सस्ते दाम पे मिल रहा है, सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल रहा है, कम कॉस्ट पे मिल रहा है, तो जो एचडीएफसी अपने कस्टमर को लोन देगा वो भी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देगा। एज द लेंडिंग रेट इंक्रीजेस द डिमांड फॉर लोन बाय द पब्लिक फॉल्स। अब इसको समझो थोड़ा। मान लेते हैं पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था वो 10% पर एनम था, और मुझे लगता था कि मुझे एक घर खरीदना है और घर खरीदने के लिए मुझे 20 लाख रुपीस का लोन चाहिए। तो जब मैं एचडीएफसी के पास गया आज से 2-3 महीने पहले, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% चल रहा था, तो मैंने सारी वर्किंग करी और मैंने सोचा कि हाँ मैं अगले 2-3 महीने में लोन ले लूंगा। पर जब मैं एक्चुअली में लोन लेने गया तो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था ये बढ़ के 12% पर एनम हो गया था, यानी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो बढ़ गया था। अब पॉइंट इज, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्यों बढ़ गया होगा? बिकॉज बैंक रेट बढ़ गया होगा जो आरबीआई ने बढ़ा दिया होगा। सो जब आरबीआई ने बैंक रेट बढ़ाया तो एचडीएफसी ने ये रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इंक्रीज कर दिया। तो अब जब मैं लोन लेने के लिए गया तो मुझे लगा यार ये तो महंगा हो गया लोन, तो क्या मैं लोन लूंगा? यानी कि माई एक्चुअल डिसीजन टू टेक द लोन और क्रेडिट अब ये बदल जाएगा ना, बिकॉज रेट ऑफ इंटरेस्ट अफेक्ट कर रहा है मेरे डिसीजन को। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने से मुझे लगता है यार ये लोन तो महंगा हो गया। अब जब लोन महंगा हो गया इसका मतलब मुझे जो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा लोन के ऊपर वो भी बढ़ जाएगा, और आई एम ऑफ द व्यू कि यार इतना ज्यादा इंटरेस्ट मैं पे नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं ये लोन लेने की जो मेरी रिक्वायरमेंट थी मैं इसको रोक दूंगा, और मैं शायद आज नहीं लूंगा अपना घर, लोन नहीं लूंगा, घर नहीं लूंगा, और शायद 1-2 महीने, 6 महीने, साल मैं इसको डिले कर दूंगा। दैट मीन्स आपने ये बात समझी कि जैसे ही बैंक रेट इंक्रीज करता है मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इंक्रीज करता है। जैसे ही मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज करता है तो जो कस्टमर होता है
वो उसके लिए ये कॉस्टली हो जाता है, लोन लेना महंगा हो जाता है। और जब उसके लिए कॉस्टली हो जाता है, वो लोन लेने से कतराता है या उसकी डिमांड फॉर टेकिंग दिस लोन कम हो जाती है। जब वो ही आगे से कस्टमर ही लोन लेने नहीं आएगा बिकॉज रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई है, तो जो बैंक होता है, कमर्शियल बैंक, वो लोन नहीं दे पाता है। इसका मतलब जो मार्केट में लोन पहले मिल रहा था, वो लोन मिलना कम हो जाएगा, यानी कि द क्रेडिट अवेलेबिलिटी या मनी सप्लाई वो रिड्यूस हो जाएगी। तो जो क्रेडिट बैंक्स बांट रहे थे पहले या दे रहे थे सस्ते लोन का, अब वो लोन क्योंकि महंगा हो गया तो कस्टमर ही आना बंद हो जाएगा या कम हो जाएगा। इसलिए जो क्रेडिट अवेलेबिलिटी थी मार्केट में वो भी रिड्यूस हो जाएगी। आप इसी चीज का ऑपोजिट कर दो, बैंक रेट को कम कर दो, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट सस्ता हो जाएगा। और जैसे सस्ता हो जाएगा तो मैं गाड़ी खरीदने के लिए भी लोन लेने आ जाऊंगा, मैं घर खरीदने के लिए भी लोन लेने आ जाऊंगा, मैं टीवी, फ्रिज या जो अपनी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के भी जो लोन होते हैं, मैं उसको खरीदने के लिए भी शायद लोन लेना स्टार्ट कर दूं। सो आपने ये बात समझी होगी कि एज द लेंडिंग रेट इंक्रीजेस द डिमांड फॉर लोन्स फॉल्स, thus increase in bank rate by RBI adversely affects the credit creation by commercial banks. A decrease in the bank rate will have an opposite effect. क्लियर हुआ? तो यहां पर एक बार लास्ट में लिख देता हूं कि जब बैंक रेट इंक्रीज करता है तो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इंक्रीज करता है। और जब मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज करता है, इसका मतलब क्या है, जो कस्टमर की परसेप्शन होती है ना टुवर्ड्स द कॉस्ट, तो कस्टमर की जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स होती हैं वो भी इंक्रीज कर जाती है। अब जब मुझे लोन महंगा लगने लगेगा तो मैं लोन नहीं लेता। इसका मतलब, इसका इफेक्ट क्या आएगा, द डिमांड फॉर लोन विल फॉल। तो बैंक रेट बढ़ा, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा, इसका मतलब कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ी, इसका मतलब लोन की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। आप इसका रिवर्स कर दो, सारी डायरेक्शन बदल जाएंगी। अगर बैंक रेट कम करोगे तो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा। मार्केट रेट ऑफ कम इंटरेस्ट कम होने का मतलब द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कस्टमर के लिए सस्ती हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग सस्ती हो जाएगी तो डिमांड फॉर द लोन बढ़ जाएगी या क्रेडिट क्रिएशन एबिलिटी जो कमर्शियल बैंक्स की है वो इंक्रीज कर जाएगी। और ये बात हमको पता है, बैंक रेट इज डिफरेंट फ्रॉम द रेपो रेट because when the RBI lends money to banks without any security at bank rate, whereas repo rate is for lending to the banks against pledging of securities, bank rate is higher than the repo rate। ये ऐसे ही आपकी इंफॉर्मेशन के लिए यहां पर लिखा था। सो हमें समझ आया बैंक रेट को अगर चेंज किया जाए तो जो मार्केट में क्रेडिट की अवेलेबिलिटी है वो भी बढ़ घट सकती है बाय यूजिंग दी बैंक रेट का टूल। The next tool that RBI has, हम पहले पॉइंट नंबर 3 पढ़ते हैं, is CRR and SLR। ये दोनों हमने सीखे हुए, CRR क्या है और SLR क्या है। CRR क्या है? CRR है टोटल जो बैंक का डिपॉजिट है, डिमांड प्लस टाइम डिपॉजिट, उसका कुछ परसेंटेज हमको आरबीआई को जमा करके आना है, हर कमर्शियल बैंक को, है ना। और SLR क्या है? टोटल डिपॉजिट्स, चाहे डिमांड डिपॉजिट चाहे टाइम डिपॉजिट, तो टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज कमर्शियल बैंक को अपने पास ही रखना है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट विच इज कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ये बात क्लियर है? अब आज की डेट में हमने क्या बात करी थी कि जो सीआरआर है वो कितना है, 3%, और जो एसएलआर है वो कितना है, 18.5%, है ना। तो इन ऑल अगर हम इन दोनों को इकट्ठा पढ़ें तो 21.5% ऑफ द टोटल डिपॉजिट बैंक यूज नहीं कर सकता आगे लोन देने के लिए। और हमने एक और चीज पढ़ी थी, हमने पढ़ा था क्रेडिट मल्टीप्लायर, याद है आपको? क्रेडिट मल्टीप्लायर, जिसको हमने बोला था क्रेडिट मल्टीप्लायर होता है के, एंड व्हाट इज के? के इज 1 अपॉन रिजर्व रेशियो, है ना। और हमने यहां पढ़ा था कि यहां पर होता है इनवर्स रिलेशन बिटवीन क्रेडिट मल्टीप्लायर एंड रिजर्व रेशियो। रिजर्व रेशियो मेनली सीआरआर एंड एसएलआर, है ना। तो अगर हम
रिजर्व रेशियोज को चेंज कर दें, हमने मतलब आरबीआई, तो अगर आरबीआई इन रिजर्व रेशियोज को बदल दे तो उससे डायरेक्ट इंपैक्ट किस पे आएगा? क्रेडिट मल्टीप्लायर पे आएगा। क्रेडिट मल्टीप्लायर का मतलब क्या था कि कितने गुना अपने डिपॉजिट्स का या इनिशियल फंडिंग का या इनिशियल कैश डिपॉजिट का कितने टाइम्स बैंक लोन दे सकता है या लोन क्रिएट कर सकता है। अब अगर सीआरआर और एसएलआर को आप अफेक्ट करोगे, चेंज करोगे, उससे डायरेक्ट इंपैक्ट किसके ऊपर आता है? मल्टीप्लायर पे, इनवर्स रिलेशनशिप। सो हमने ये बात पढ़ी कि अगर रिजर्व रेशो को आप इंक्रीज करोगे तो जो मल्टीप्लायर है वो डिक्रीज हो जाएगा, और अगर आप रिजर्व रेशो को डिक्रीज करोगे तो मल्टीप्लायर इंक्रीज हो जाएगा, है ना। सो अगर सीआरआर 3% से बढ़ा दी जाए, 5% कर दी जाए, तो जो क्रेडिट क्रिएशन एबिलिटी होगी बैंक्स की, यानी कि जो मल्टीप्लायर होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। और अगर सीआरआर 3% से कम करके 2% कर दी जाए तो ये जो मल्टीप्लायर है ये इंक्रीज कर जाएगा। सो सिंपल सी बात है कि अगर आरबीआई को ये लगता है कि हमें इकोनॉमी में मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है, क्रेडिट क्रिएशन एबिलिटी ऑफ बैंक, यानी कि बैंक कितना लोन दे सकते हैं मार्केट में उसको बढ़ाना है, लिक्विडिटी को इंक्रीज करना है, लोगों तक इजी अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, इजी हो जाए लोन लेना लोगों के लिए, ऐसा करना है, तो एक और टूल क्या है? सीआरआर और एसएलआर को कम कर दो। जैसे ही आप सीआरआर एसएलआर को कम करोगे उससे क्या होगा? इनवर्स रिलेशनशिप है, जो इनवर्स रिलेशनशिप है मल्टीप्लायर और रिजर्व रेशियो का, वो ट्रिगर हो जाएगा, वो काम में आ जाएगा, वो काम करने लगेगा। और जैसे ही रिजर्व रेशियोज कम हो जाएंगी, मल्टीप्लायर इफेक्ट के कारण मल्टीप्लायर बढ़ जाएगा। मल्टीप्लायर के बढ़ने का मतलब यह है कि जो मनी सप्लाई है या क्रेडिट क्रिएशन है इकोनॉमी में वो इंक्रीज कर जाएगी। और रिवर्स कर दो, अगर आरबीआई को लगता है कि मनी सप्लाई बहुत ज्यादा है इकोनॉमी में और हर एरे गैरे को लोन फ्री में या सस्ते दाम पे मिल रहा है जिसका मिसयूज हो रहा है, या इन्फ्लेशन बढ़ रही है, अभी आपको इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के बारे में मैं नहीं समझा रहा, वो हम आगे जाके समझेंगे, या आप सिंपल सा समझो, अगर आरबीआई को लगता है मनी सप्लाई को कम करना है या बैंकों को लोन देने की क्षमता को कम करना है या लिक्विडिटी को स्क्वीज करना है, इन दैट सिचुएशन रिजर्व रेशियोज को बढ़ा दो, सीआरआर को इंक्रीज कर दो, एसएलआर को इंक्रीज कर दो। मल्टीप्लायर के कारण, इस रिलेशनशिप के कारण मल्टीप्लायर कम हो जाएगा, क्रेडिट क्रिएशन स्क्वीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यही लिखा है पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 में। हम सिर्फ इसको अब थ्योरेटिकली पढ़ते हैं, समझ हमको आ गया। CRR refers to the cash reserves which commercial banks are required to keep with the central bank as a percentage of their total deposits, time and demand deposits. This is fixed by RBI and it is varied from time to time with a view to control the supply of money in the economy. If CRR is raised, which is obviously done during the times of inflation, the credit multiplier is proportionately reduced and hence the credit creation ability of the banks is curtailed. क्या बोला? अगर CRR को इंक्रीज कर दिया जाए तो जो मल्टीप्लायर है वो रिड्यूस हो जाएगा। मल्टीप्लायर का रिड्यूस होने का मतलब है जो क्रेडिट क्रिएशन या मनी सप्लाई है वो रिड्यूस हो जाएगी, और आप इसका ऑपोजिट करोगे तो क्रेडिट क्रिएशन बढ़ जाएगा अगर CRR कम कर दी जाए। ऑन द अदर हैंड, if CRR is lowered, which is done in the times of recession, the credit multiplier is proportionately increased and hence more credit creation power is given to the banks. सेम ही चीज लिखी है SLR में, बिकॉज ये दोनों सेम तरीके से ऑपरेट करते हैं, हैं तो दोनों डिफरेंट टूल्स बट इनका काम करने का तरीका सेम है। SLR refers to the liquid assets of the commercial banks which they are required to maintain on daily basis as a minimum percentage of their total time and demand deposits. The liquid assets include cash, gold and government securities. Now, SLR is fixed by RBI and it is also varied from time to time as an instrument of monetary policy. An increase in SLR implies that the banks need to maintain healthy reserves and restrict the creation of their liabilities by way of demand deposits. So when SLR is raised, which is done in the times of inflation,
the credit creation capacity of banks is reduced. Again, credit creation capacity is reduced. On the other hand, when SLR is reduced, that is done in the times of deflation or recession, banks are able to offer more loans for the purpose of investment or consumption. ठीक है, अगर आप इसका उल्टा ऑपरेशन करोगे रिसेशन के टाइम पे तो SLR को कम करके क्रेडिट क्रिएशन बढ़ाया जा सकता है. क्लियर हुआ? सो हमको 3 टूल्स समझ आ गए. बैंक रेट का ऑपरेशन करना, यानी कि बैंक रेट को बढ़ाना घटाना से मार्केट में जो मनी सप्लाई है, क्रेडिट क्रिएशन है, उसको अफेक्ट किया जा सकता है. CRR और SLR को भी चेंज करने से किया जा सकता है. द लास्ट टूल दैट RBI हैज इज ओपन मार्केट ऑपरेशन. ओपन मार्केट ऑपरेशन को समझने के लिए थोड़ा सा पहले आपको बैकग्राउंड चाहिए. होता क्या है ये, हमको पहले समझना होगा कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज किस तरह से काम करती है. देखो, एक है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक है RBI और एक है पब्लिक, है ना. गवर्नमेंट को लगता है कि उसके पास पैसा नहीं है, या गवर्नमेंट चाहती है कि उसको पैसा दिया जाए. अब देखो, गवर्नमेंट के पास या तो पैसा टैक्सेस को कलेक्ट करके आता है, यानी कि वो रेवेन्यू कहां से जनरेट करता है, मोर और लेस मेनली उसका सोर्स क्या है, टैक्सेशन, यानी कि वो GST या इनकम टैक्स या कस्टम्स ड्यूटीज के थ्रू टैक्स इकट्ठा करता है और वो उसका रेवेन्यू बनता है. उसके बाद सरकार उस कमाई में से बहुत सारे खर्चे करती है. लेकिन हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि अगर गवर्नमेंट का रेवेन्यू 100 है लेकिन गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर 150 है, इन दैट सिचुएशन सरकार के पास, गवर्नमेंट के पास डेफिसिट है 50 रुपीज का. इसका मतलब सरकार के पास खर्चा करने के लिए पैसे कम पड़ गए हैं. अब जब सरकार के पास पैसे कम पड़ जाते हैं तो सरकार करती क्या है, सरकार या तो पब्लिक से लोन लेगी, या RBI से लोन लेगी, या किसी बाहर के देश या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक या अमेरिका, जापान से लोन लेगी, है ना. अब अगर गवर्नमेंट को लगता है कि गवर्नमेंट के पास पैसे कम है लेकिन पब्लिक के पास पैसा है, पब्लिक के पास पैसा बहुत है क्योंकि वो सेव कर रहे हैं, उनके पास पैसा है, एंड गवर्नमेंट को लगता है कि वो पैसा हम उनसे लेके मोबिलाइज करके अपने पास लेके आ सकते हैं पब्लिक से, तो गवर्नमेंट क्या चाहती है, गवर्नमेंट चाहती है कि सारी पब्लिक गवर्नमेंट को अपना पैसा दे दे. अब मेरे पास अगर पैसा है तो मेरे पास उस पैसे को यूज करने का क्या पर्पस होता है, यानी कि अगर मेरे पास कोई मनी है ना, यानी कि अगर मेरे पास कोई सेविंग्स है तो मैं नॉर्मली उसका क्या करता हूं, मैं उसकी FD बना लेता हूं, है ना, या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर देता हूं, या कंपनी के शेयर्स इन्वेस्ट कर देता हूं, या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देता हूं. सो अल्टीमेटली व्हाट इज द क्राइटेरिया इज टू अर्न इंटरेस्ट और इनकम. यही पर्पस है ना हमारा. पर्पस हमारा क्या है कि अगर मेरे पास कोई एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है तो मैं उस पैसे से पैसा कमा सकूं, यानी कि मैं बैंक में FD रख देता हूं तो मुझे FD का इंटरेस्ट आएगा. नाउ सरकार को ये सारी बातें पता है, गवर्नमेंट नोज एवरीथिंग, कि अगर लोगों से पैसा लेना है तो उनको 2 चीजें ऑफर करनी पड़ेगी. लोगों से पैसा लेना है तो सरकार को पता है कि 2 चीजें ऑफर करनी पड़ेगी. एक, लोगों को सेंस ऑफ सिक्योरिटी ऑफर करनी पड़ेगी, है ना, या उनको फील करवाना पड़ेगा कि अगर वो पैसा हमारे को दे तो वो सिक्योर्ड है, वो पैसा डूबेगा नहीं. और दूसरा, उनको एक हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, है ना. मैं अपना पैसा X को ना देके Y को तभी दूंगा ना जब Y मुझे ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा कि मेरा पैसा डूबेगा नहीं, यानी कि मुझे कंफर्ट ऑफ सिक्योरिटी मिलेगी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलेगी कि अगर मैं X को ना देके Y को पैसा दूं तो मेरा पैसा सुरक्षित है. पहला तो ये. दूसरा, अगर X मुझे 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है और Y मुझे 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, along with sense of security, cover of security, तो I will be induced to give my money to Y instead of X. तो गवर्नमेंट के पास ये बहुत अच्छा टूल होता है. गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट एक सिक्योरिटी पेपर इशू करती है. जैसे FD होती है वैसे ही गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जिसको हम GSEC बोलते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करती है. और गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करने का पर्पस क्या है, सरकार अपने पेपर्स इशू करती है और लोगों को बोलती है कि ये पेपर्स अगर आप मेरे से खरीदो तो मुझे आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे. यानी कि अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी 1 लाख रुपए की इशू करती है
और 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट रखती है, इसका मतलब ये है कि अगर मिस्टर एक्स 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट कमाना चाहते हैं तो मिस्टर एक्स गवर्नमेंट को 1,00,000 रुपए पे करेंगे और ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी का कागज है वो मिस्टर एक्स को गवर्नमेंट दे देगी। ठीक है, तो गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट सिक्योरिटी का जो बॉन्ड पेपर होता है वो मिस्टर एक्स को मिलेगा और मिस्टर एक्स अपने 1,00,000 रुपए गवर्नमेंट को दे देंगे। इसको बोलते हैं इशू ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ठीक है, इसको बोलते हैं इशू ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जिसको हम प्यार से जीसेक बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो कुछ भी जीसेक का इशू करना है या रिडीम भी करना है, ये कौन हैंडल करता है? ये आरबीआई हैंडल करता है। आरबीआई क्यों हैंडल करता है? बिकॉज आरबीआई बैंकर टू गवर्नमेंट भी होता है ना। हमने पढ़ा था ना आरबीआई के फंक्शंस क्या है या आरबीआई का रोल क्या है। तो आरबीआई बैंकर टू बैंक्स भी है और आरबीआई बैंकर टू गवर्नमेंट भी है, एडवाइजर टू गवर्नमेंट भी है, एजेंट ऑफ गवर्नमेंट भी है। सो एज एन एजेंट कह लो, एज अ बैंकर कह लो, एज एन एडवाइजर कह लो, ये सारा जो काम होता है गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज इशू करने का और पे करने का, सेल करने का और बाय करने का, ये आरबीआई के थ्रू रूट होता है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे और चलते हैं। अब हम समझते हैं आरबीआई का रोल। ठीक है, तो एक तरफ पब्लिक है, एक तरफ आरबीआई है। अब आरबीआई तो हर वक्त जानती है ना कि इकोनॉमी में कितना पैसे की रिक्वायरमेंट है, इकोनॉमी में क्रेडिट क्रिएशन कितना होना चाहिए, मनी सप्लाई कितनी होनी चाहिए, इन्फ्लेशन क्या है, डिफ्लेशन क्या है, इकोनॉमी रिसेशन में तो नहीं है, इकोनॉमी बूम में तो नहीं है। तो ये सब कुछ आरबीआई को पता है, उसके पास बहुत सारा डेटा अवेलेबल है। अब आरबीआई को लगता है पॉइंट नंबर 1 कि देयर इज एक्सेस मनी सप्लाई। आरबीआई को लगता है कि इकोनॉमी के अंदर बहुत पैसा है और ज्यादा पैसा होने से होता क्या है, ज्यादा पैसा होने से इन्फ्लेशन के बढ़ने के चांसेस होते हैं। इन्फ्लेशन का मतलब प्राइस, हर चीज के दाम बढ़ जाते हैं। पेट्रोल का दाम बढ़ जाएगा, खाने सब्जियों का दाम बढ़ जाएगा, खाने पीने का सामान बढ़ जाएगा, घूमने फिरने का जो खर्चा होगा वो बढ़ जाएगा, है ना। ये सारे इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है कि दाम बढ़ने लग जाएंगे और अगर इन्फ्लेशन आएगी तो ये इकोनॉमी के लिए भी थोड़ा सा खतरा होता है और ये गवर्नमेंट पॉलिसीज को भी अफेक्ट करता है। सो आरबीआई को लगता है आज एक्सेस मनी सप्लाई है, किसी ना किसी तरीके से जो लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है वो उनसे लेना पड़ेगा। सो अगर आरबीआई को पब्लिक से पैसा वापस लेना है, यानी कि इट वांट्स टू रिड्यूस मनी इन हैंड्स ऑफ पीपल, है ना। जब लोगों के पास बहुत पैसा है उनसे पैसा आरबीआई को लेना है, इसका मतलब क्या है कि पैसा लोगों के हाथ में जो है उसको कम करना है। तो आरबीआई क्या करती है? आरबीआई जीसेक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेल कर देती है इन ओपन मार्केट। ओपन मार्केट मतलब पब्लिक के लिए पूरी मार्केट में आरबीआई एक अनाउंसमेंट करती है कि लेट अस से 9% पर एनम के जीसेक बॉन्ड्स या गवर्नमेंट सिक्योरिटी के पे जो पेपर हैं वो आरबीआई इशू करना चाहती है और जिस भी व्यक्ति को लगता है कि वो आरबीआई से ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदना चाहता है वो आरबीआई को अपने पैसे दे दे। सो होता ही है कि जो जीसेक्स होते हैं ये पब्लिक के पास चले जाते हैं और पब्लिक से जो पैसा होता है वो आरबीआई के पास आ जाता है। सो मनी फ्लोज फ्रॉम द हैंड्स ऑफ पब्लिक बैक टू आरबीआई एंड इन रिटर्न ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के जो पेपर हैं जीसेक के, ये पेपर्स किसके पास पहुंच जाते हैं? पब्लिक के पास। यानी कि अब पब्लिक को बोला जाता है कि 4 साल बाद ये कागज आप हमारे पास वापस लेके आना और 4 साल बाद आपने जितना भी पैसा दिया है प्लस 9% पर एनम हर साल का इंटरेस्ट आप हमसे ले जाना। यानी कि जब मेच्योर होंगे ये पेपर्स, यानी कि जो एफडी की तरह से जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पेपर है, ये जब मेच्योर होंगे तब आप हमारे पास आके अपने पैसे लेके जा सकते हो। सो इससे हुआ क्या? इससे जो मार्केट में एक्स्ट्रा पैसा था ना लोगों के पास, जो सिर्फ स्पेकुलेशन पर्पस के लिए यूज होना था, उसको आरबीआई ने लिक्विडिटी मार्केट में से सक कर ली, वो सारा का सारा पैसा अपने पास खींच लिया। ठीक है, और इससे जो एक्सेस सप्लाई थी मनी की इकोनॉमी के अंदर वो कम हो जाती है और इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाता है। ठीक है, अब
एक और सिनेरियो उल्टा भी तो हो सकता है, सिनेरियो नंबर 2, ये आरबीआई, ये पब्लिक। मान लेते हैं इस बारी आरबीआई ने जब अपना चेकिंग करी तो उसको पता चला कि सिनेरियो क्या है, देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ मनी सप्लाई या देयर इज लेस क्रेडिट और लेस लिक्विडिटी इन द मार्केट। आरबीआई को लगा कि यार लोगों के पास पैसा नहीं है, जैसे एक एग्जांपल देता हूं, डिमोनेटाइजेशन हुई थी तो घर घर में लोगों के पास पैसा नहीं बचा था, सारा पैसा यहाँ तो बैंकों में पड़ा था, यहाँ पैसा पुराने नोट जो छोटे नोट थे वो पड़े थे, क्योंकि जो 1000 और 500 के नोट थे वो तो डिमोनेटाइज कर दिए गए थे। तो इन दैट सिचुएशन मार्केट में पैसा कम हो गया था। तो जब मार्केट में पैसा कम हो जाता है तो इकोनॉमी ढंग से नहीं चल पाती है, बिकॉज अगर मेरे पास पैसा नहीं होगा तो मैं मार्केट में बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं करूंगा, या जरूरत अपनी जितनी होगी मैं उतनी करूंगा, या अपनी जरूरतें भी कर्टेल कर दूंगा, कम कर दूंगा। सो अगर मार्केट में पर्याप्त लिक्विडिटी नहीं है ना तो भी खतरे की घंटी है, और अगर मार्केट में ज्यादा मनी सप्लाई है तो भी प्रॉब्लम है। इसको ऐसे समझो, एक बॉडी में जितनी रिक्वायरमेंट है ब्लड की, है ना, उतना है तो बॉडी ठीक तरह से चलेगी। अगर हम ब्लड की डेफिशिएंसी कर दें, जिसको हम हीमोग्लोबिन लेवल कहते हैं, अगर उसको हम कम कर दें तो बॉडी ठीक तरह से फंक्शन नहीं करेगी, और अगर ज्यादा कर दे तो भी शायद ठीक तरह से काम ना करे। सो इकोनॉमी का भी जो ब्लड है वो क्या है, मनी सप्लाई या क्रेडिट। सो पर्याप्त रहेगा अगर मनी सप्लाई तो इकोनॉमी ठीक तरह से फंक्शन करेगी, पर अगर मनी सप्लाई को आप कर्टेल कर दोगे, कम कर दोगे या ज्यादा कर दोगे, तो जो इकोनॉमी एज अ बॉडी फ्रेमवर्क है वो ढंग से काम करना बंद कर देगी। सो आरबीआई को लगता है कि मार्केट में लिक्विडिटी कम है तो लिक्विडिटी बढ़ानी है, लोगों के हाथ में अगर पैसा कम है तो लोगों को हाथ में पैसा देना है। तो ये कैसे करती है, वो अगेन सेम काम करेगी। वो क्या करेगी, G-Secs बाय करेगी। याद है ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी पब्लिक के पास पड़ी है, इस बारी वो पब्लिक को बोलेगी कि आप अपने पास जो सिक्योरिटीज पड़ी है ना वो सिक्योरिटीज आप मेरे को दे दो और मेरे से पैसे ले जाओ। यानी कि इस बारी पब्लिक को बोला जा रहा है कि आप सेल योर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू आरबीआई, एंड इसके बदले आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई विल पे और पंप मनी इन दी हैंड्स ऑफ पीपल। ये होगा ना, तो मेरे पास जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पड़ी है मैं फटाफट जाके आरबीआई को दे दूंगा और आरबीआई उसके बदले मुझे पैसा प्लस मेरा इंटरेस्ट मुझे दे देगी। तो इससे क्या हुआ कि इकोनॉमी के अंदर आरबीआई ने पैसा फ्लो किया, आरबीआई ने पैसा पंप किया, और इससे जो कम थी लिक्विडिटी, पैसे की कमी थी, वो पैसे की कमी अब ठीक हो जाएगी। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बाइंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय आरबीआई। कब करती है ऐसा आरबीआई, जब उसको लगता है कि लिक्विडिटी कम है मार्केट में। और जो हमने पहले पढ़ा था वो था सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय आरबीआई, और ऐसा वो तब करती है जब मार्केट में लिक्विडिटी ज्यादा होती है और लिक्विडिटी को सक करना होता है मार्केट से। अब इसको पढ़ते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशंस रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज in the open market by RBI. By selling these securities, the RBI gets the money directed towards it from the market. तो जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेल करी तो आरबीआई के पास पैसा आ गया, है ना, और मनी सप्लाई कम हो गई इकोनॉमी के अंदर, राइट, एंड द लिक्विडिटी इज विड्रॉन फ्रॉम द इकोनॉमी, एंड by buying the securities the RBI injects or pump money in the economy, thereby enhancing the liquidity। और उल्टा हुआ, तो जब बाय करेगी आरबीआई तो आरबीआई से पैसा चला जाएगा पब्लिक के पास और मनी सप्लाई इंक्रीज कर जाएगी। यहां पर क्या था, आरबीआई के पास पैसा आया, यहां से आरबीआई से पैसा चला गया। लिक्विडिटी इज इंजेक्टेड इन द इकोनॉमी इन द सिचुएशन ऑफ रिसेशन and it is withdrawn in the times of inflationary conditions. As a result of these operations मतलब buying and selling, the credit creation ability is kept under control by the central bank। अब एक और बात समझो, जब हम यहां पर ओपन मार्केट ऑपरेशन बोलते हैं ना, तो ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब होता है इट इज ओपन टू ऑल। कोई भी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदना चाहता है तो भी आरबीआई के पास आ सकता है, पैसे दे दे, और अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचना चाहता है ना, तो पैसे ले ले।
तो ये कोई भी कर सकता है। हम नॉर्मली इसको पब्लिक बोलते हैं, बट अल्टीमेटली सारा पैसा जो होता है ना वो पब्लिक के पास नहीं होता। पब्लिक का मतलब है जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं, दे आर दी मेजर प्लेयर्स, वो मेजर रोल अदा करते हैं बाइंग और सेलिंग के अंदर। देखो जितना भी पैसा होता है ना अल्टीमेटली या तो हम अपने घर में रखते हैं या नॉर्मली हम बैंक्स में रखते हैं। अब बैंक्स आर फ्लश विद लिक्विडिटी, बैंक्स के पास बहुत पैसा आ जाता है जब, तो उनके पास एक ऑप्शन होती है कि वो अपना पैसा या तो, जब ज्यादा पैसा बैंक के पास होगा या तो बैंक क्या कहेगा, बैंक या तो लोन देगा लोगों को, है ना। कमर्शियल बैंक्स करेगा क्या, कमर्शियल बैंक लोन देगा। पर अगर कमर्शियल बैंक लोन देता है ना तो एक रिस्क होता है पैसा डूबने का, है ना। हम कोई भी बैंक जब किसी भी कॉर्पोरेट को, किसी भी कस्टमर को लोन देता है तो उसमें खतरा होता है कि कहीं वो पैसा डूब ना जाए। लेकिन अगर कमर्शियल बैंक से ये बोला जाए कि तू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद ले आरबीआई से, तो वो हंस के खरीद लेगा, बिकॉज जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदेगा ना उसमें बहुत अच्छी सिक्योरिटी है, बिकॉज ये गवर्नमेंट ने इशू करी हुई है, यहां पर खतरा नहीं है। और दूसरा इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज्यादा मिलता है ना नॉर्मली। तो जितना भी पैसा कमर्शियल बैंक के पास पड़ा होता है वो कमर्शियल बैंक खरीद लेता है ये सारा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। और जब कमर्शियल बैंक्स का पैसा उनके हाथ से निकल जाता है, अब उनका डिपॉजिट जब कम हो जाता है, उनके पास जो पैसा हाथ में पड़ा है कैश की फॉर्मेट में वो कम हो जाता है, तो जो मल्टीप्लायर है वो भी कम काम करता है, क्योंकि मल्टीप्लायर ने काम किसके ऊपर करना है, इनिशियल डिपॉजिट या डिमांड डिपॉजिट्स के ऊपर काम करना है। तो जब कमर्शियल बैंक्स के हाथ में से पैसा आप कम कर देते हो, उनकी क्रेडिट क्रिएशन एबिलिटी भी करटेल हो जाती है, वो कम हो जाती है। एंड उल्टा करो, अगर आप जब आप आरबीआई बाय करेगी कमर्शियल सिक्योरिटीज, अल्टीमेटली फिर पब्लिक नहीं, यहां पर भी कमर्शियल बैंक्स है। जब कमर्शियल बैंक्स ने ही बेचे थे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, है ना, खरीदे थे, तो बेचेगी भी अब कमर्शियल बैंक्स ही। सो इन दिस सिचुएशन ऑल्सो कमर्शियल बैंक्स प्ले अ ग्रेटर रोल। ठीक हो गया।